चलिए, तो नेक्स्ट हम लोगों को जो अच्छा, पिछले वाले टॉपिक में तो कोई डाउट नहीं पढ़ लिया आप लोगों ने, घर पे पढ़ा उसको? यस तो। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों का टॉपिक चल रहा है क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसमें हमने एथिकल रिक्वायरमेंट और एंगेजमेंट रिसोर्स के बारे में पढ़ लिया था। अभी एंगेजमेंट, परफॉर्मेंस और मॉनिटरिंग एंड रेमिडेशन बचा है। हम हाँ वो देख लेते हैं, छोटा सा ही है, ज्यादा कुछ है नहीं। अब देखो, क्वालिटी काम की आपकी कितनी चीजों पे डिपेंड रहती है। एक चीज थी एथिकल रिक्वायरमेंट की, भाई आपको अपनी एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करना है जो भी है, और उनका ध्यान रखना ड्यूरिंग दी परफॉर्मिंग ऑफ योर ऑडिट। थ्रू आउट दी ऑडिट उस चीज का ध्यान रखना है कि हम कंप्लाइंस में हैं या नहीं है। दूसरा, इन्होंने बोला रिसोर्सेज के ऊपर क्वालिटी की मैनेजमेंट बहुत डिपेंड करती है कि आपके पास रिसोर्सेज हैं या नहीं। तीसरा, फिर आप अपनी परफॉर्मेंस, आप परफॉर्म कैसे करते हैं ना, आप काम कैसे करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड रहता है ना। दैट इज अ वेरी मेजर पोर्शन, क्योंकि ऑडिट तो हम परफॉर्म करेंगे और अच्छे से काम करेंगे तो ही जो है हमें रिजल्ट अच्छे से मिलने वाला है। अब देखो, परफॉर्मेंस में इन लोगों ने सिर्फ आपके अकेले काम करने के बारे में बात नहीं करी, इन्होंने टीम की बात करी है। क्योंकि आप जब किसी फर्म की ऑडिट करते हो, एक बड़ी कंपनी की ऑडिट करते हो या बड़ी कंपनी की ऑडिट करते हो, तो एक पूरी टीम लेके आप ऑडिट करते हैं। तो आपके काम करने से, अकेले से काम चलेगा नहीं, पूरी टीम अच्छे से काम करेगी तभी तो अच्छा होगा। यस और नो, हाँ या ना? यस सर। यस तो हम जैसे इंडिया में हम लोग बहुत ज्यादा क्रिकेट मैच देखते हैं, तो खाली कोहली अच्छा खेल रहा है इससे टीम जीतनी की ना, है ना। हमें अच्छी बॉलिंग भी चाहिए, हमें अच्छी फील्डिंग भी चाहिए, और कोहली के साथ खेलने के लिए दूसरे और बैट्समैन भी चाहिए, तभी तो अच्छे से, तभी तो हम मैच जीत पाएंगे। अदरवाइज तो एक जने के खेलने से तो काम अच्छे से होगा नहीं, है ना भाई? यस और नो? यस यस। तो इस जब हम मैच देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि भाई टीम का जो भी कैप्टन होता है, उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है कि कैसे वो टीम को मैनेज करता है, कैसे वो उनको डायरेक्ट करता है, कैसे सुपरवाइज करता है, कैसे स्ट्रेटेजाइजिंग करता है, कैसे हम खेलेंगे। इस सिमिलरली, जब आप किसी ऑडिट फर्म के टीम लीडर हो, उस पोस्ट पे हो जहाँ आपको लीड करना है, जहाँ आपके अंडर और दूसरे बच्चे हैं जिनसे आपको काम कराना है, तो आपका भी वही, जो जैसे टीम की कैप्टन का रोल होता है वैसा आपका रोल होता है ना। तो अब इसमें परफॉर्मेंस में तीन मेजर चीजें हैं। कैसे आप अपने जूनियर्स का को डायरेक्ट करोगे, कैसे उनको सुपरवाइज करोगे, और कैसे उनको उनके काम को रिव्यू करोगे, उसके ऊपर परफॉर्मेंस बेटा डिपेंड करेगी। डायरेक्शंस मींस गिविंग गिविंग इंस्ट्रक्शंस। डायरेक्शंस का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्शन देना, यही होता है डायरेक्ट करने का मतलब। यस सर। इट इज गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू योर सबऑर्डिनेट्स कि भाई देखो आपको क्या काम करना है। डायरेक्शन इन्वॉल्व्स इन्फॉर्मिंग टीम मेंबर्स, तो टीम मेंबर्स को इन्फॉर्म करना, उनको इंस्ट्रक्ट करना कि उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। आपको अपने टीम मेंबर्स को बताना पड़ेगा कि उनकी जिम्मेदारी है मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूट करने की और एंगेजमेंट की क्वालिटी अचीव करने की, क्वेश्चनिंग माइंड और प्रोफेशनल स्केप्टिज्म की, एथिकल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की, ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की, एंड फॉर मोर एक्सपीरियंस टीम मेंबर टू डायरेक्ट, सुपरवाइज, रिव्यू द वर्क ऑफ लेस एक्सपीरियंस टीम मेंबर। ठीक है, तो आप अपने नीचे के लोगों को, अपने सबऑर्डिनेट्स को ये समझाओगे कि उन्हें क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। ठीक है, और उनमें से जो सीनियर्स होंगे उन्हें ये समझाओगे कि भाई देखो, जैसे मैं आपको डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने जूनियर्स को डायरेक्ट करेंगे, उनके काम को सुपरवाइज करेंगे, ये आपको अपने टीम मेंबर्स को समझाना पड़ेगा। क्लियर है भाई? समझ में आ गया? सिंपल चीज है बेटा। यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड, कि भाई जो भी, किस पर्पज से हम लोग ये काम कर रहे हैं, इसको कंप्लीट करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, एड्रेस थ्रेट टू दी अचीव, इसके अलावा जो भी थ्रेट्स हैं उनको एड्रेस करना, ये सब काम हम लोगों के रहते हैं यहाँ पे डायरेक्ट करने में। सुपरविजन का मतलब होता है कि जब व्हेन यू हैव डायरेक्टेड, व्हेन यू हैव गिवन द इंस्ट्रक्शंस, व्हेन यू हैव इन्फॉर्म्ड योर टीम मेंबर्स अबाउट देयर रिस्पांसिबिलिटीज, तो फिर ये देखना सुपरविजन में कि भाई एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शंस, एज पर द इन्फॉर्म्ड रिस्पांसिबिलिटी, आर दे परफॉर्मिंग देयर जॉब और नॉट। इट सिंपली बस इतना सा काम आपका होता है ना। तो काम देने से काम नहीं होता कि भी ठीक है आपने अपने जूनियर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को काम दे दिया, हो गया काम।
आपको कंटिन्यूसली उनसे फीडबैक लेना पड़ेगा कि भाई वो अपना जो उनको काम दिया गया है वो अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ऐसे ही होगा, यस और नो? Yes, sir. ये बहुत कुछ मैनेजमेंट से, अगर आपने 12th में अच्छे से मैनेजमेंट पढ़ी है तो आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ सर ये सब चीजें हमने मैनेजमेंट में पढ़ी है मैनेजमेंट में, कैसे होना। Yes, sir. तो ऑडिट में Yes, sir. बहुत सारी चीजें मैनेजमेंट का ही पार्ट है ना। देखो मैनेजमेंट की जरूरत हर जगह पड़ती है, ये हमको सिखाया गया है 12th के अंदर कि भाई मैनेजमेंट की जरूरत हर जगह है। मैनेजमेंट की जरूरत सिर्फ बिजनेस में नहीं होती, ऑडिट फर्म में भी होती है ना, यस और नो? Yes, sir. Yes, ठीक। तो अगर आप मैनेजमेंट की बेसिक प्रिंसिपल समझते हो तो ये चीज आपके लिए समझना आसान है। तो सुपरविजन में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो गई, अपने टीम मेंबर्स की प्रोग्रेस को ट्रैक करना, ठीक है, और ये देखना कि भाई वो लोग जो है वो ऑब्जेक्टिव, आप काम जो कर रहे हैं वो उससे हम लोगों के ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे या नहीं होंगे। एडिक्वेट ऑनगोइंग रिसोर्सेज आर असाइंड, एड्रेसिंग इश्यूज अराइजिंग एंड मॉडिफाइंग द प्लान्ड अप्रोच अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो काम करते वक्त अगर किसी तरीके के इश्यूज अराइज होते हैं, उन इश्यूज को एड्रेस आपको करना पड़ेगा, है ना। आपके टीम मेंबर्स को अगर कोई काम करते वक्त समस्या आ गई तो उस टीम मेंबर को आपको मदद करना पड़ेगा कि देखो ये अगर इशू एड्रेस हुआ है, वो आपको बता रहा है कि भाई ये समस्या है, प्रॉब्लम है सर, ये है वैसे, तो आपको उसको एड्रेस करना पड़ेगा, है ना भाई, ये सुनो। yes, Yes, sir. ठीक है, एंड मॉडिफाइंग द प्लान्ड अप्रोच, और उसके हिसाब से जो भी जिस भी अप्रोच जो भी हमने प्लानिंग करी थी उसको मॉडिफाई भी करना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल दे हैव गिवन दिस एग्जांपल, reassigning planned procedure to more experienced team members and issues are more complex than initially anticipated। तो मुझे लगा था कि ये साल भर का काम एक्सपीरियंस बंदा मेरे पास आया है, ये कर लेगा, पर जब काम करना चालू किया तो कॉम्प्लेक्सिटी आई। उसने मेरे जूनियर ने आके बताया सर ये है, समझ में नहीं आ रहा। तो फिर मुझे पता लगा कि भाई ये चीज ज्यादा कॉम्प्लेक्स है एज एंटिसिपेटेड। जब मैंने शुरू में काम चलना चालू किया था मुझे नहीं लगा था ये चीज इतनी मुश्किल होगी, तो मैंने बहुत नए लड़के को काम दे दिया। अब जब ये मुझे पता चल रहा है कि यार ये इतना आसान नहीं है, तो मुझे अपने प्लान्ड अप्रोच में चेंज करके वो काम किसी एक्सपीरियंस टीम मेंबर को हैंडओवर करना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। क्लियर है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. yes, इतनी सी बात। तो काम जब सुपरविजन में क्या क्या चीजें आ गई, एक तो प्रोग्रेस ट्रेस करो, कोई भी इश्यू आपका राइज होता है तो उसको एड्रेस करो और अकॉर्डिंगली प्लान्ड अप्रोच को मॉडिफाई करो। मैटर्स आइडेंटिफाई करो कंसल्टेशन के लिए। ठीक है, तो जैसे इन्होंने बताया कि कोई भी ऐसी चीज है जो कि अकेले से नहीं होगी, उसके ऊपर कंसल्टेशन करना पड़ेगा, तो ऐसे मैटर्स हमारे सीनियर्स को आइडेंटिफाई करने चाहिए। अपने टीम मेंबर्स को कोच करना, उनको स्किल्स देना, उनकी कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करना, और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहां पे आपके जूनियर्स बिना डरे आपको अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बता सकें। क्लियर है भाई, समझ में आ गया बेटा यहाँ तक, यस और नो? yes, Yes, sir. ठीक है, अब रिव्यू लास्ट हो जाता है, जब काम कंप्लीट हो गया तो हम काम को देखते हैं कि भाई वो अकॉर्डिंगली जैसा हमने डायरेक्ट किया था वैसा किया गया है नहीं किया गया। ठीक है, तो अब तीन चीजें हो गई। एक चीज हो गई आपकी डायरेक्शन, जो काम स्टार्टिंग करने से पहले हमने किया। सुपरविजन, जो ऑनगोइंग जब काम चल रहा था तब हम जो ट्रैक कर रहे थे। तीसरी चीज हो गई रिव्यू, जब काम कंप्लीट हो गया तो उस काम को वापस से देखना कि भाई वो काम एज पर दी डायरेक्शंस किया गया है नहीं किया गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिव्यू कहते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ तक, यस और नो? yes, sir. ये इन्होंने यहाँ पे बोला है। तो रिव्यू में क्या क्या देखेंगे कि भाई काम एज पर दी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स किया गया है क्या, अगर अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन की जरूरत थी तो अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ली गई है नहीं गई है। ठीक है, उसके अलावा जो कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं, मतलब आपके जूनियर्स जो नतीजा बता रहे हैं कि देखो सर हम लोगों का ये है, तो उसको वर्क जो उन्होंने काम किया है ना वो उसको सपोर्ट करता भी है नहीं करता। तो आप सीनियर हो, आप समझ जाओगे, आपके जूनियर शायद बनी नहीं समझेंगे, लेकिन आप समझ जाओगे जल्दी। ठीक है, ये समझाना चाह रहे हैं। इसके अलावा एविडेंस ऑब्टेन, जो भी एविडेंस आपके जूनियर्स ने ला करके आपको दिए हैं वो
यहाँ पे ऑडिटर रिपोर्ट बनाने के लिए सफिशिएंट अप्रोप्रिएट हैं या नहीं है, एंड दी एंगेजमेंट प्रोसीजर्स के ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए गए हैं या नहीं किए गए, ये हमारे रिव्यू में काम होते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गए यहाँ पे रिव्यू को हम लोगों को क्या क्या करना होता है, यस और नो? Yes. सिंपल है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। वर्क परफॉर्म एज पर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन हैज बीन टेकन, जो भी वर्क परफॉर्म किया है वो कंक्लूजन्स को सपोर्ट करता है, एविडेंस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट लिए गए, ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए गए, ये चीज हो गई। ये आपका रिव्यू में हम लोगों का देखने के लिए हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ें इसको, यहाँ पे बेटा क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। एक ISA 220 में एक पॉइंट और इन लोगों ने बोला है कि एंगेजमेंट पार्टनर्स को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को टाइमली रिव्यू करते रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके जूनियर जो भी काम कर रहे होंगे वो काम डॉक्यूमेंटेशन होता होगा, है ना? बताया होगा आपने कि भैया जो भी काम करोगे वो डॉक्यूमेंट करा जाएगा, है ना? यस सुनो। Yes. तो वो डॉक्यूमेंटेशन आपको अप्रोप्रिएट पॉइंट्स पे समय समय पे वो रिव्यू करनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया बेटा यहाँ तक? यस और नो? Yes. Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट इन लोगों ने यहाँ पे एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू के बारे में बात करी है। स्टैंडर्ड्स के साथ साथ अब यहाँ पे कुछ अदर स्टैंडर्ड्स भी हमको देखने के लिए मिलेंगे ना, जो हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर ऑडिट है, इंटरनेशनल ISA के अलावा भी कुछ और स्टैंडर्ड्स हैं। तो एक स्टैंडर्ड ISQM के बारे में बात करें, इट इज स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट। ये अदर देन ISA बनाए गए हैं, है ना? तो आप ये देख रहे हो कि ऑडिट करते वक्त सिर्फ ISA का रूल नहीं आ रहा है, और भी दूसरी चीजें हम लोगों को यूज में लेनी पड़ रही हैं, है ना? ISA प्लस Yes, एथिक्स, sir. ये दो तो चीजें आई गई थी सर, है ना? अब क्या आ गया, ये आगे एकदम से अब आ गया ISQM, इट इज स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट। ये अलग से बनाए गए, ठीक है। अब स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट ISQM 2, तो ये स्टार्टिंग से सारे हैं नहीं, कुछ कुछ है बीच बीच में, तो वो बस उतना ही ध्यान रखना। तो ISQM 2 क्या कह रहा है? ISQM 2 कह रहा है, क्योंकि देखो इसका तो नाम ही क्या है, स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट। अब ISQM की कंप्लाइंस किसको करनी है? वो ऑडिटर को करनी है। ठीक है, किसको करनी है ये? ऑडिटर को करनी है। ISQM जो है वो ऑडिट फर्म के लिए बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है? जनरली हमारे ऑडिट फर्म के लिए बनाया गया है, कि हमारी ऑडिट फर्म की क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे हो। तो ISQM 1 क्या है? ISQM 2 कह रहा है कि भाई हम लोगों को एक एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्ट में इन लोगों ने उसको नाम दिया बेटा EQR। ठीक है, तो आपको एक EQR अपॉइंट करना है, ठीक है, जो किसके काम का रिव्यू करेगा, है ना? ऑडिटर के वर्क को रिव्यू करेगा EQR। ठीक है बेटा, समझ में आया यहाँ पे किसके काम को कौन रिव्यू कर रहा है? ऑडिटर के काम को रिव्यू करेगा EQR। ठीक है। Yes. अब ये EQR होगा कौन, कौन पर्सन होगा, क्या होगा, वो सब देख लेते हैं। तो एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू एक ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन है सिग्निफिकेंट जजमेंट्स का, जो भी एंगेजमेंट टीम ने यहाँ पर लिए हैं और जो कंक्लूजन्स पे वो पहुंचे हैं, परफॉर्म बाय द एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर, कंप्लीटेड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एंगेजमेंट रिपोर्ट। मतलब रिपोर्ट देने के पहले, ठीक है, ऑन, और या तो एंगेजमेंट रिपोर्ट देने के बाद में या उससे पहले ये रिव्यू कराया जाता है। अब एंगेजमेंट रिव्यूअर ये हो कौन सकता है पार्टनर, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है भाई, ये कौन पर्सन हो सकता है? ठीक है, तो ये पर्सन हमारी फर्म में पार्टनर या दूसरा इंडिविजुअल हो सकता है, या फिर एक्सटर्नल हो सकता है। ठीक है, तो ऑडिट फर्म में से फॉर एग्जांपल हमारे पास मिस्टर जय, मिस्टर वीरू और मिस्टर शीरू, तीन जने हमारे पार्टनर्स हैं। जय और वीरू, इन दोनों को तो एंगेजमेंट पार्टनर बना रखा था, ये दोनों तो ऑडिट कर रहे थे। ठीक है, अब EQR ISQM 1 कहता है कि मिस्टर शीरू इज नॉट अ पार्टनर हु इज एंगेजमेंट पार्टनर। ये पार्टनर तो है लेकिन ये एंगेजमेंट पार्टनर नहीं है, मतलब जिस फर्म की ऑडिट चल रही थी उस फर्म की ऑडिट में ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो मिस्टर शीरू को क्या अपॉइंट किया जा सकता है? EQR अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया? यस और नो? Yes, sir. ही इज अदर पार्टनर, है ना, क्योंकि ये थर्ड पार्टनर है, इज अदर पार्टनर है, नॉट एंगेजमेंट
पार्टनर, इसको हम लोग अपॉइंट कर सकते हैं। किसी दूसरे इंडिविजुअल को भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है मिस्टर शीरू को ही करो। फर्म में से कोई भी दूसरा पर्सन जो कि एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में एंगेज नहीं है, उससे रिव्यू कराया जा सकता है। और सबको छोड़ दो फर्म से बाहर, अगर आपको लग रहा है नहीं नहीं हमको तो बहुत ही पर्सन एक बहुत ही ऐसा ला करके जो बहुत अच्छे से अपना काम करे, जो बिल्कुल भी पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो, ऐसा पर्सन तो आप एक्सटर्नल भी अपॉइंट कर सकते हैं। आया समझ में यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. ये इन्होंने बोला। तो ISQM2 कह रहा है कि भाई EQR को अपॉइंट करके आपको इवेल्युएशन कराना पड़ेगा। किस चीज का इवेल्युएशन करना पड़ेगा? सिग्निफिकेंट जजमेंट्स का, और उनके बेसिस पर कंक्लूजन जो रीच किए हमारी एंगेजमेंट टीम ने, उसका आपको रिव्यू कराना पड़ेगा। लेकिन क्या ये सभी कंपनीज के लिए जरूरी है? क्या सभी ऑडिट्स के लिए जरूरी है? ऐसा नहीं है सभी ऑडिट्स के लिए। तो जब आप ऑडिट करते हैं किसकी, ये बेटा ध्यान से क्वेश्चन में याद रखना कि लिस्टेड एंटिटी या फिर ऐसा क्लाइंट जो कि हाई रिस्क क्लाइंट है। तो जब इन्होंने हाई रिस्क क्लाइंट वर्ड यूज कर लिया तो आपका स्कोप बढ़ गया है। सिर्फ हम लिस्टेड एंटिटीज पकड़ के ही नहीं चलेंगे, कोई भी ऐसी एंटिटी जो कि हाई रिस्क है, ठीक है, ऐसे एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू कराना उनका जरूरी है। हाई रिस्क क्लाइंट वो होते हैं जो कि पब्लिक इंटरेस्ट होती है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसी एंटिटी जो कि फाइनेंस कंपनी है। अब फाइनेंस कंपनीज में बहुत सारे लोगों का पैसा लगा होता है भाई यहाँ पे, चाहे भले वो कंपनी पब्लिकली लिस्टेड है या नहीं है, पर अगर फाइनेंस कंपनी है तो पैसा लगा हुआ है लोगों का, पब्लिक इंटरेस्ट आ गया वहां पे, है ना? यस और नो? So, Yes, sir. ये आपको बुक में नहीं बताया जाएगा, ये आपको खुद से सीखनी पड़ेगी चीजें, है ना? जितना एक्सपोजर बढ़ाओगे, जितना पढ़ोगे कि पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज कौन सी होती है, जाओ गूगल पे सर्च करो, ये कोई बुक में बताई नहीं जाएंगी चीजें, है ना? एज अ ACCA वी आर वेरी प्रैक्टिकल टूवर्ड्स these your about your studies. We are not limited to the book. हमारे आसपास क्या हो रहा है हम अवेयर होने चाहिए। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, आपको इसका कंसेप्ट समझना पड़ेगा, है ना? तो पब्लिक इंटरेस्ट मतलब जब किसी एंटिटी में पब्लिक का इंटरेस्ट है, इट इज नॉट लिमिटेड टू लिस्टेड एंटिटी। कोई भी ऐसी एंटिटी जहां पे पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है ना? वो फाइनेंस कंपनी भी हो सकती है, वो कोई दूसरे नेचर की भी कंपनी हो सकती है। those with unusual circumstances and risk and those where laws and regulation require। तो जहां पर हाई रिस्क क्लाइंट है, जहां पे पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, जहां अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस रिस्क है, या फिर जहां लॉज एंड रेगुलेशंस ये बोलते हैं कि आपको EQR अपॉइंट करना चाहिए, वहां आपको ISQM2 स्टैंडर्ड की कंप्लायंस करनी पड़ेगी। क्लियर है बेटा? समझ में आया यहाँ पे, यस और नो? Yes, yes, sir. sir. ये ISQM1 कह रहा है क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट्स और रिव्यूज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर रिलेटेड सर्विसेज एंगेजमेंट फॉर एन ऑडिट एंगेजमेंट वेयर एन EQR इज रिक्वायर्ड द एंगेजमेंट पार्टनर मस्ट। ठीक है, तो जहां पर भी EQR अपॉइंट करने की जरूरत है, नाउ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द EP। मैं ना शॉर्ट में इसको EP बोलूंगा, ध्यान रखना ना। इट इज द रिस्पॉन्स ISQM1 रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहा है किसके ऊपर? ISQM1 रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है एंगेजमेंट पार्टनर पे। एंगेजमेंट पार्टनर पे किस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है भाई हमारा ISQM1 बेटा? वो हमारे एंगेजमेंट पार्टनर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है कि भाई आपको ये, आप रिस्पॉन्सिबल हो कि EQR अपॉइंट हो, ठीक है, उसको कॉपरेट करने की जिम्मेदारी, और आपके टीम मेंबर्स उसके लिए उसको कॉपरेट करें, ये भी EP की जिम्मेदारी है। उसके साथ सिग्निफिकेंट मैटर्स डिस्कस करना, सिग्निफिकेंट जजमेंट डिस्कस करना, और जब तक अपना काम EQR कंप्लीट नहीं कर देता आपको ऑडिट रिपोर्ट को फाइनल नहीं करना चाहिए। ये हमारी किसकी जिम्मेदारी है बेटा? EP की जिम्मेदारी है। ISQM1 कह रहा है। क्लियर है? समझ में आ गया, यस और नो? Yes, sir. Yes, EQR ये मैंने ऊपर बता दिया, एंगेजमेंट टीम का मेंबर नहीं होना चाहिए, कॉम्पिटेंट कैपेबल होना चाहिए, सफिशिएंट टाइम उसके ऊपर पास होना चाहिए, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होना चाहिए, रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट लॉज एंड रेगुलेशंस को क्या करना चाहिए? कंप्लाइंस करना चाहिए। बस इतनी सी है। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ तक? सिंपल ही है। EQR ISQM1 और ISQM2। जल्दी बताओ भाई, हाँ या ना, यस और नो? Yes, sir. yes, sir. ये है। अब एक एक इन्होंने मॉनिटरिंग एंड रेमिडिएशन की बात की है। देखो ऊपर हम लोगों ने क्या बोला था? ऊपर हम लोगों ने बोला कि एक सिस्टम बनाओ,
किस चीज का सिस्टम बनाने के लिए बोला था इन लोगों ने यहाँ पे? सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ऊपर बोला था नहीं बोला था कि ऑडिट फर्म को क्या बनाना है? सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल बनाना है ना? Yes, sir. या याद आया? Yes, sir. ऊपर बोला कि ऑडिट फर्म को क्या करना है सर? एक सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल बनाना है। ठीक है, यू हैव डेवलप्ड दिस सिस्टम। अब क्या होता है कि कोई भी सिस्टम टाइम निकलने के साथ, ठीक है, या फिर सर्कमस्टांसेस चेंज होने के बाद वो क्या हो जाता है? वो आउटडेटेड हो जाता है। होता है नहीं होता आउटडेटेड? Yes, sir. कोई भी सिस्टम, है ना? हम लोग ये चीज देखते हैं अपनी रियल लाइफ में कि भाई सर एक सिस्टम बना हुआ था लेकिन समय के साथ अब वो पुराना हो चुका है, वो आउटडेटेड हो चुका है, उसको जिस काम के लिए बनाया गया था वो अपना काम नहीं कर पा रहा है। हम हमारी रियल लाइफ में बहुत सारी चीजें देखते हैं। तो उस सिस्टम में सुधार लाए, उसको अपडेट किया जाता है। करते नहीं करते हम लोग अपडेट? Yes, sir. Yes, sir. फिर जैसे हम उसको अपडेट करते हैं वो अपना काम वापस करने लग जाता है। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा कि आप, फर्म का काम है कि इस तरह का सिस्टम डेवलप करें, लेकिन फर्म इस सिस्टम के साथ साथ एक और सिस्टम बनाए जिस सिस्टम का काम हो मॉनिटर करना इस सिस्टम को। किस सिस्टम को? जिस सिस्टम का नाम क्वालिटी कंट्रोल है। तो एक सिस्टम आपने क्वालिटी कंट्रोल करने के बनाया, एक सिस्टम बनाओ इस सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए, क्वालिटी कंट्रोल को। ये सिस्टम क्या मॉनिटर करेगा? ये सिस्टम मॉनिटर ये करेगा कि कहीं हमारा क्वालिटी कंट्रोल को बनाया गया सिस्टम आउटडेटेड तो नहीं हो गया, क्या वो अपना काम कर भी पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो अगर हमारे इस वाले सिस्टम को ये पता चलता है कि भाई हमने जो सिस्टम बनाया है, हमने जो प्रोसीजर्स बनाए हैं, हमने जो पॉलिसीज बनाई हैं क्वालिटी कंट्रोल के लिए, अगर वो सिस्टम अपना काम नहीं कर पा रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसमें सुधार लाना पड़ेगा, उसमें रेमिडिएशन, रेमिडिएशन मीन्स उसको रेमिडिएट करना पड़ेगा, रेमिडी। आया समझ में बेटा? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. A monitoring and remedy process must be established to provide relevant, reliable and timely information about the design, implementation and operation of the system of quality management and take appropriate actions to respond to identified deficiency such that deficiencies are remediated on a timely basis। तो ये सिस्टम एक तो आपने क्वालिटी कंट्रोल का बना दिया था, एक बना दिया मॉनिटरिंग के लिए। इस मॉनिटरिंग के सिस्टम ने जैसे ही कोई डेफिशिएंसी पकड़ी, जैसे ही कोई कमी पकड़ी, हमारे पास इस कमी को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली काम करती रहनी चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल का काम कर रहा है और क्वालिटी कंट्रोल को मॉनिटरिंग के लिए काम कर रहा है। आया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, इसके लिए फर्म को क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स एस्टैब्लिश करने चाहिए, क्वालिटी रिस्क का आइडेंटिफिकेशन, उनका असेसमेंट करना चाहिए, और ऐसे रिस्पॉन्सेज डिजाइन और इंप्लीमेंट करने चाहिए जो क्वालिटी रिस्क को क्या करें? एड्रेस करें। द फर्म मस्ट मॉनिटर द सिस्टम एज अ होल बाय इंस्पेक्टिंग, कंप्लीटिंग एंगेजमेंट सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द रिस्क एंड टेकिंग कंसिडरेशन ऑफ अदर मॉनिटरिंग एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द ISQM 1 कह रहा है कि क्या होता है कि जैसे मैंने ए कंपनी की ऑडिट करी, बी कंपनी की ऑडिट करी, सी कंपनी की ऑडिट करी, ये का ऑडिट कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो इन्होंने ISQM 1 क्या कह रहा है कि हमें इन ऑडिट्स का इंस्पेक्शन करना चाहिए। किस ऑडिट का इंस्पेक्शन करना चाहिए? जो ऑडिट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, है ना? अगर हमारे सिस्टम के क्वालिटी कंट्रोल के सिस्टम ने काम किया होगा तो इनकी ऑडिट अच्छे से हुई होगी, हुई होगी नहीं हुई होगी? अगर हमारे सिस्टम ने काम किया होगा तो ये बताओ। Yes, sir. तो हमने ए कंपनी की ऑडिट करी, बी की करी, सी की करी, तो अगर हमारा सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल अच्छे से काम कर रहे थे तो इनकी ऑडिट अच्छे से होनी चाहिए थी। अगर हमें इनके इंस्पेक्शन में, मतलब जब इनकी ऑडिट खत्म हो गई और हमने इन ऑडिट्स को रिव्यू किया, इंस्पेक्ट किया,
अगर किसी तरह की कोई भी क्वालिटी कंट्रोल के साथ कॉम्प्रोमाइज दिखाई देता है तो फिर ऐसे केस में हमको ये देखना चाहिए कि भाई क्या हमारे सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल में कोई कमी रह गई थी जिसकी वजह से हम लोग हमारे क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर पाए। ये ISQM 1 कह रहा है। ठीक है, उसके बाद जो डेफिशिएंसी रह गई है उसकी सीवियरिटी को देखना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए रूट कॉज, और उसका इफेक्ट इवेलुएट करना चाहिए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पे क्या आएगा। तो जैसे अगर मान लो मैंने सी कंपनी की का इंस्पेक्शन किया एंड आई फाउंड सर्टेन डेफिशिएंसी की, अच्छा भाई ये कमी रह गई थी, उस डेफिशिएंसी की सीवियरिटी का एवेल्युएशन कीजिए, उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए रूट कॉज की, भाई ये कमी क्यों रह गई है और क्या इसका फर्क क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पे है। अगर है तो हमको अप्रोप्रिएटली उस डेफिशिएंसी को क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. रेमेडियल एक्शन में ये हो सकता है कि आप एक ऑडिटर एक्सपर्ट लेकर के आए, आप अपने जो जिस तरीके से आप डायरेक्ट करते हैं, जिस तरीके से सुपरवाइज करते हैं, रिव्यू करते हैं, उनमें आप बदलाव लेकर के आइए। ठीक है, और अगर मान लीजिए कई बार होता है कि हमको डेफिशिएंसी मिलती है लेकिन इस डेफिशिएंसी से क्वालिटी का पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता, तो ऐसी डेफिशिएंसीज को हमको अवॉइड कर देना चाहिए। हर छोटी छोटी चीज को पकड़ के भी रखना चाहिए, बस इतना सा बताया। आया समझ में यहाँ पे, क्लियर है बेटा यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. इसके अलावा फर्म के क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स का एनुअल इवैल्यूएशन आपको करना चाहिए, ISQM 1 ये भी कह रहा है। क्लियर, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? Yes. नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा ना। अब हमारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। देखो जो भी काम करोगे वो हम लोग, जो भी हमारी बुक्स होती हैं, अगर आपने जैसे क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, क्या प्लानिंग हुई, तो ये सब ऐसा नहीं है कि डिस्कशन कर लिया, बोल दिया और खत्म हो गया। ये सब चीजें डॉक्यूमेंट करी जाती है, आपकी पूरी प्लानिंग डॉक्यूमेंट होगी, स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट होगी। इनको आप वर्किंग पेपर्स भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इनको हम यहाँ पे? दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज वर्किंग पेपर्स। ठीक है, क्या हुआ, हाँ या ना? Yes, sir. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज वर्किंग। ISA 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की बात करता है। ISA 230 ये कहता है कि इन सब चीजों का रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए। क्योंकि रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन क्यों जरूरी है? एविडेंस के लिए कि भाई हमने ऑडिट करी है, अच्छे से करी है। आप कल को कोई बात हो गई, नेग्लिजेंस का कोई आपके ऊपर एलिगेशन लगा, तो आप प्रूव कैसे करोगे कि आपने ऑडिट अच्छे से करी थी या नहीं करी थी? कैसे करेंगे हम लोग प्रूव? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होगी तभी तो प्रूव कर पाएंगे कि नहीं देखो भाई हमने एज पर स्टैंडर्ड जो भी रिक्वायर्ड प्लानिंग थी, स्ट्रेटेजी थी, प्रोसीजर्स थे, सब परफॉर्म किए, एविडेंसेस लिए, उसके बाद ही हमने तो ओपिनियन दिया। तो आपकी जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होगी वो आपके काम आएगी, इसलिए प्रॉपर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, है ना भाई, यस और नो? Yes. ठीक है, तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस है एक तो बेसिस ऑफ फॉर द अपनी रिपोर्ट का बेसिस प्रोवाइड करना, और इन अकॉर्डेंस विद ISA प्लानिंग एंड परफॉर्म करी गई है ये। इस बात के एविडेंस के लिए हम लोग ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। और भी दूसरे फायदे हैं भाई, और भी दूसरे पर्पस हैं। ठीक है, एंगेजमेंट टीम को प्लान और परफॉर्म करने में मदद करता है डॉक्यूमेंटेशन। मेंबर्स को असिस्ट करता है ऑफ द एंगेजमेंट टीम रिस्पॉन्सिबल, ऐसे मेंबर्स जिनको की सुपरविजन करना है, डायरेक्शन देना है, रिव्यू करना है, उन लोगों को हमारी बिना डॉक्यूमेंटेशन के तो क्या ही सुपरवाइज करोगे, क्या ही डायरेक्ट करोगे, कर पाओगे क्या? आपने अपने जूनियर को क्या सबऑर्डिनेट को काम दिया आपको याद नहीं है अब, तो कैसे तो उसको डायरेक्शन दोगे, कैसे उसका सुपरविजन होगा, ये पता रहेगा बेटा? कैसे उसके काम का रिव्यू करोगे? So, रहेगा क्या याद, ये बताओ? Nice, sir. नहीं रहेगा ना। तो इस वजह से जो मेंबर्स जिनके जिनको सुपरवाइज करना है, डायरेक्ट करना है, रिव्यू करना है, ठीक है, उनके लिए जरूरी है। उस अकाउंटेबिलिटी डिटरमाइन होती है। अकाउंटेबिलिटी समझते हो क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, मतलब वैसे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है ना। अकाउंटेबिलिटी डिटरमाइन करता है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, जवाबदारी किसकी है काम अगर नहीं होगा तो, है ना। आंसरेबल कौन है, किसको जवाब देना पड़ेगा काम के लिए, तो वो डिटरमाइन होगा। रिकॉर्ड ऑफ मैटर्स फॉर कंटिन्यूइंग, आगे की फ्यूचर ऑडिट के लिए आपके पास एक रिकॉर्ड हो गया जिसकी कंटिन्यू सिग्निफिकेंस रहती है ना। अब की एक क्लाइंट की अगर हर साल ऑडिट करनी है तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम एक बार डॉक्यूमेंट करके रख लेते हैं, बार बार काम बार बार नहीं मेहनत करनी पड़ती, तो वो हमारे लिए कंटिन्यूसली सिग्निफिकेंस बनी रहती है ना।
यस और नो? yes, Yes, sir. एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू में मदद करेगा। मॉनिटरिंग एक्टिविटीज, बाद में जब हमको देखना होगा कि भाई हमने कोई क्वालिटी जो है वो कहीं कम तो नहीं हुई है, एज पर क्वालिटी जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो हमने अचीव किया है नहीं किया, उस चीज में हम लोगों को काम आएगी। कोई एक्सटर्नल क्वालिटी इंस्पेक्शन होता है फर्म का, उस चीज में काम आएंगे ये सब चीजें। नाउ अब इन्होंने बोला फॉर्म, अब ऑडिट डॉक्यूमेंट का क्या फॉर्मेट होगा, वो फिक्स कोई फॉर्मेट नहीं होता है, ठीक है। कंटेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने बोला सफिशिएंट टू इनेबल, अब कोई पर्सन डॉक्यूमेंट को देख करके समझ पाए कि आपने क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म किए थे, किस टाइम पे किए थे, क्या एक्सटेंड में किए थे, उन प्रोसीजर्स का नेचर क्या था, एविडेंस जो आपने ऑब्टेन किए उनका रिजल्ट क्या था, सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या क्या थे, आपने क्या क्या प्रोफेशनल जजमेंट लिए। तो कोई भी दूसरा ऑडिटर अगर उसको देख करके समझ सकता है, उस उतने वैसे आपको ऑडिट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने चाहिए। मतलब जैसे अगर या डॉक्यूमेंटेशन कर रही है तो वैदिक को समझ में आ जाए कि भाई यहाँ क्या डॉक्यूमेंटेशन है, प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म किए, एविडेंस क्या लिया, सिग्निफिकेंट मैटर क्या थे, उनके ऊपर क्या कंक्लूजन्स पे ही आप पहुंची है, क्या सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट लिए गए हैं, क्या कंक्लूजन्स पे आप पहुंचे हो। तो दूसरा कोई ऑडिटर ये समझ जाए, है ना, वो उतनी आपकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए सफिशिएंट। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? yes sir, ये इन्होंने आपको बोला। क्या कितने टाइम तक आपको ये डॉक्यूमेंट संभाल के रखने पड़ेंगे, ठीक है, वो हम लोग देख लेते हैं। नॉर्मली 5 इयर्स होता है, 5 साल तक आपको ये संभाल के रखने पड़ते हैं। कितने टाइम तक संभाल के रखने पड़ते हैं यहाँ पे? 5 साल, हाँ नॉर्मली, मतलब ये डिपेंड करता है कि भाई आप कहाँ ऑडिट कर रहे हो, आप इंडिया में ऑडिट कर रहे हो, आप यूके के अंदर ऑडिट कर रहे हो, आप यूएस पे, तो वहाँ का अलग अलग लॉ होता है, लेकिन जनरली नॉर्मली 5 इयर्स हमको ये संभाल के रखने पड़ते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया, यस और नो? yes sir, ठीक है, और नॉर्मली 60 डेज में ही आपके कंप्लीट होने चाहिए, ऑडिट कंप्लीट होने के 60 दिन के अंदर आपकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पूरी होनी चाहिए। ये इन्होंने एक सर्टेन एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। वैसे तो आपको आप लोग खुद ही देखना इसको कैसा है, ये बस एग्जाम्पल है कि भाई क्या है ये। सर अगर हमें मेन एग्जाम में भी एज अ रिपोर्ट प्रेजेंट करने के लिए कहा है तो हमें उसका फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा वैसे क्वेश्चन आएगा नहीं फॉर्मेट वॉर्मेट बनाने का, तो देख लो एक बार, ज्यादा कुछ होता नहीं है इसके अंदर। जैसे अब देखो ना क्या लिखा है इसमें, क्लाइंट का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। RA1 मतलब रिस्क असेसमेंट है ये, है ना। पीरियड कब खत्म हो रहा है, किसने प्रिपेयर्ड किया है, सब्जेक्ट क्या है, कब प्रिपेयर किया गया है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमने क्या काम किया, इसका रिजल्ट क्या आया, हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे, हमारा काम किसने रिव्यू किया, कब रिव्यू किया गया, ये सब चीजें, ये सब चीजें इसमें आती हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? yes sir, वैसे ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है कोई, फिर भी देख लो, फॉर्मेट है, एक बार फॉर्मेट देखने में क्या आता है। अब क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट होती हैं? स्ट्रेटजी होती है, प्लान होता है, ऑडिट के प्रोग्राम्स बनते हैं, सिग्निफिकेंट मैटर्स की समरी होती है, मैनेजमेंट से लिए गए रिप्रेजेंटेशन होते हैं, चेकलिस्ट है, कॉरस्पॉन्डेंस है, मतलब जो आपने लेटर्स लिखे, क्लाइंट के रिकॉर्ड्स की कॉपी है, ये है। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि भाई दो तरह की फाइल बनती है हमारी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, एक आपकी परमानेंट फाइल बनती है बेटा, एक आपकी करंट फाइल बनती है, ठीक है। परमानेंट फाइल आपकी कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस की फाइल होती है ना, कंटिन्यू सिग्निफिकेंस। आप किसी की ऑडिट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 साल करोगे कंटिन्यूसली, तो कुछ ऐसी चीजें होंगी ना जो कि हर साल चेंज नहीं होंगी, वो तो एक सी रहेंगी। होगा नहीं होगा ऐसा, यस और नो? yes sir, जैसे कंपनी की ओनरशिप के बारे में अगर अपन बात करेंगे, तो ओनरशिप हर साल थोड़ा ना कोई चेंज हो जाती है, तो ये रिकॉर्ड तो आपका परमानेंट रिकॉर्ड हो गया, है ना बेटा। yes, तो एक दो तरह की फाइल बनेगी, एक करंट ईयर की फाइल बनती है, एक परमानेंट फाइल बनती है। तो जो परमानेंट फाइल होती है उसमें ये सब चीजें आती है, मैनेजमेंट के लोगों का नाम आता है, शेयर होल्डर्स का नाम आ जाता है, TCWG का नाम आ जाता है। जो आपने इंफॉर्मेशन सिस्टम समझा, अब हर साल थोड़ा सिस्टम चेंज हो जाएंगे, आपने एक बार कोई पूरा समझ लिया क्या प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, सिस्टम्स क्या क्या है,
इंडस्ट्री का बैकग्राउंड हो गया, उनके पास टाइटल डीड्स, मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी हुई है तो उसकी प्रॉपर्टी के कागज हो गए, मशीनों के ओनरशिप्स हो गई, डायरेक्टर्स के सर्विस एग्रीमेंट्स हो गए, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, एग्रीमेंट्स हो गए, जो चीजें हर साल चेंज नहीं होती वो हमारी परमानेंट फाइल का पार्ट होती है। ठीक है, करंट फाइल का पार्ट, क्योंकि देखो हर साल ऑडिट प्लानिंग अलग से होगी, परफॉर्म अलग होगा, कंप्लीशन अलग होगा। प्लानिंग तो हर साल की ऑडिट अलग से करोगे कि एक ही साल का ऑडिट का प्लान करके 5 साल कंप्लीट ऑडिट कर देंगे, ऐसा थोड़ा ना होगा। या सुनो, नहीं होगा ना ऐसा। नहीं होगा। तो जो काम आपको हर साल करना है वो डॉक्यूमेंट करंट ईयर की फाइल में आता है, और जो काम आपको हर साल नहीं करना है वो हमारी परमानेंट फाइल में आता है। क्लियर है बेटा? यस और नो? यस। प्लानिंग में क्या क्या चीजें आ जाती हैं आपकी? ऑडिट प्लानिंग में the document is the written audit will be read by all the members of the audit team before work. It contents include, ठीक है, ये चीजें आती है। क्लाइंट का बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हो गया, अगर लास्ट ईयर से कुछ चेंज आया है ना, किसी भी चीज में, तो वो चेंज आप यहाँ पे लिखेंगे। की अकाउंटिंग पॉलिसीज हो गई, इंपॉर्टेंट लॉज एंड रेगुलेशंस है जो कंपनी को अफेक्ट करते हैं, ट्रायल बैलेंस हो गया, प्रिलिमिनरी एनालिटिकल प्रोसीजर्स बेटा क्या क्या परफॉर्म करेंगे, की ऑडिट रिस्क हो गए, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी आ गई, मटीरियलिटी का असेसमेंट आ गया, प्रोसीजर्स का टाइम टेबल आ गया, डेडलाइन आ गई, है ना, स्टाफिंग है आपकी, बजट है आपका, लोकेशंस जहाँ जहाँ पे आप जाएंगे, ये सब चीजें हैं। वैसे ये ऐसा नहीं है, तो बस देखने की चीजें, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर ना। वर्किंग पेपर्स में लास्ट शेड्यूल आपका क्या था, बैकअप शेड्यूल क्या है, तो ये सब चीजें देख लेना। मतलब ऐसा इसमें कुछ है नहीं कि कुछ बहुत ज्यादा समझाने लायक है मेरे लिए। दिस इज ओनली कि भाई क्या क्या चीजें हम लोग लिखते हैं, है ना, उसके अंदर। ये हमारा आया भी समझ में? क्लियर है? ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। यस। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि भाई वर्किंग पेपर्स को कितने साल के लिए रखना पड़ता है। हम लोगों को ISA 230 कह रहा है कि भाई कम से कम 5 साल के लिए रखना पड़ेगा। ठीक है, यस। वर्किंग पेपर। अच्छा, ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसकी प्रॉपर्टी होती है? प्रॉपर्टी किसकी है ये? क्या ये क्लाइंट की प्रॉपर्टी है, क्या ये ऑडिटर की प्रॉपर्टी है? ऑडिटर की होनी ये चाहिए। ऑडिटर की प्रॉपर्टी होती है ना, क्लाइंट की नहीं होती प्रॉपर्टी। इट इज दी। तो इसकी सिक्योरिटी कौन रखेगा, इसका ध्यान कौन रखेगा? ऑडिटर। ऑडिटर ही रखेगा। क्यों ध्यान रखना जरूरी है? पहली बात तो भाई ऑडिट एविडेंस है ये हमारे लिए कि भाई हमने ऑडिट करी है एज पर ये से 230 जो उसका पर्पस है। दूसरा, कॉन्फिडेंशियलिटी एक मैटर है। अगर ये खो गया तो इसकी वजह से बहुत सारी इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पर्सन के पास जा सकती है, जिससे कि क्लाइंट को नुकसान हो सकता है ना। यस। ये तो इन्होंने बोला कि भाई सिक्योरिटी आपको रखनी पड़ेगी। ऑडिट एविडेंस कॉन्फिडेंशियल होते हैं, सेंसिटिव होती है, अगर इसकी चोरी हो गई तो कॉन्फिडेंशियलिटी क्लाइंट की कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। ऑडिट एक्सपेंसिव होती है, फाइल्स अगर लॉस्ट हो गई, एविडेंस गायब हो गए, तो आपको सारा काम वापस करना पड़ सकता है ना। यस और नो? यस। ठीक है, दे हैव बीन। और उसके अलावा हो सकता है कि भी क्लाइंट के ऑडिट रिकॉर्ड के साथ कोई छेड़खानी करे, तो ये नहीं है, तो आपको करना पड़ेगा इसको सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी कैसी होगी? जैसे जनरली आप आजकल चीजें सब IT के अंदर होती है, कंप्यूटराइज होती है सब। तो आप काम करोगे तो लैपटॉप से काम करोगे। कैसे काम करेंगे सर? हम लैपटॉप से ही काम करेंगे आजकल तो। यस। तो लैपटॉप की सुरक्षा रखना किसका काम है? ऑडिटर का काम है। यस और नो? Yes, यस। sir. बस इन्होंने ये बोला कि भाई अगर आप IT जैसे सिस्टम यूज में लेते हो तो उसको सिक्योर करना चाहिए। लैपटॉप को जनरली हम लोग कैसे सिक्योर करते हैं सर? पासवर्ड प्रोटेक्ट करते हैं उसको, है ना। उसको हम लोग पासवर्ड प्रोटेक्ट करते हैं। और हम लोग लैपटॉप का एक्सेस जो है वो किसी को देंगे नहीं अपने अलावा। दोगे क्या? क्योंकि आपके फोन में ऑडिट फाइल्स हैं सारी, तो वो कोई दूसरे के पास कॉन्फिडेंशियलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो अब ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया? यस और नो? Yes, sir. उन्हें चोरी होने से बचाना है। ठीक है, इवन दो इनका कहना है कि चोर का कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी ऑडिट फाइल्स को देखने में। क्या करेंगे ऑडिट फाइल को देखने? तो लैपटॉप से मतलब है ना। कितनी बढ़िया बात बोली है। ये चोर को कोई मतलब नहीं है कि आपके ऑडिट फाइल में क्या है।
उसका काम आपके लैपटॉप से है, लेकिन आपको अपने लैपटॉप का ध्यान रखना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ गया? यस और नो? यस सर। हम्म। इसके अलावा दूसरा एक्सेसिबिलिटी की, भाई आपको अपना ये ध्यान रखना चाहिए कि भी कोई एक्सेस आपके कंप्यूटर को नहीं करे, ताकि उसके अंदर किसी तरीके का कोई अमेंडमेंट नहीं किया जा सके। This means that the following precautions need to be. अब अगर if files are left unattended at client premise overnight and during lunch break, they should be securely locked away. तो क्लाइंट की फाइल, ये मैनुअल वाली बात करिए ना। देखो क्या होता है कि ऑफिस में आपके फाइल्स होती हैं, बहुत सारी होती है ना फाइल्स। तो इन फाइल्स को आपको ऐसा नहीं खाना खाते वक्त अपनी टेबल पे भूल करके चल जाओ, है ना। ऑफिस से चले गए बिना फाइल को रखे हुए, डेस्क पे पड़ी हुई है। तो इन्होंने एक मैनर सिखाएंगे, भाई अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हो तो क्लाइंट की फाइल को आपको संभाल के रखना चाहिए। कहाँ रखोगे संभाल के? तो जो जो भी जगह आपने बना रखी है उसमें वहां पे रख के जाओ प्रॉपर, जहाँ फाइल्स आप लोग रखते हैं संभाल के, उधर लॉक लगा के जाओ, है ना। सिक्योरली लॉक होना चाहिए, उसको अनअटेंडेड छोड़ करके मत जाओ। बस इतना से समझाया, ठीक है भाई, समझ में आ गया? यस सर। अपने कार में भी भूल के मत जाओ, कार तो चोरी हो सकती है ना, फाइल इंपॉर्टेंट है। ये सुनो, है ना, ये बोला इन्होंने। यस सर। हाँ, तो Yes, कार sir. में भी छोड़ के मत जाओ। आईटी बेस्ड सिस्टम शुड बी सब्जेक्ट टू आई, कंप्यूटर में पासवर्ड वासवर्ड लगा के रखो, बैकअप प्रोसीजर्स रखो चीजों का, कि कल को कोई कंप्यूटर खराब हो जाए तो क्या होगा। ये सब चीजें ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ तक? यस और नो? यस सर। Yes, sir. चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है, सिक्स्थ भी। क्वेश्चंस हम लोग एक बार कर लेंगे कल। अगर वैसे तो मैं नहीं ले पाऊंगा क्लास, बट अगर मैं कल क्लास लूंगा तो कल कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, लेकिन लाइक मेरा कॉलेज है 8 to 1 सुबह। सुबह की बात नहीं कर रहा हूँ, तो शाम की बात कर रहा हूँ। यस सर, नो प्रॉब्लम्स। वैदिक, Yes, sir. No problem. तो मैं बता दूंगा अगर कल क्लास में लूंगा, ताकि ये खत्म हो जाएगा, मंडे से फिर नया चैप्टर चालू कर लेंगे, और कुछ नहीं। ठीक है भाई, 7 चैप्टर Okay, स्टार्ट कर sir. देंगे। चलो, क्लास को खत्म करते हैं, बाय, गुड नाइट। Thank you, थैंक sir. यू सर, बाय, गुड